ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत घघरी पंचायत के इकरा कब्रिस्तान के मैदान में पॉपुलर फ्रंट के बैनर तले यानी पीएफआई के बैनर तले 14वीं स्थापना दिवस के मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। आपको बता दें कि पीएफआई के बिहार प्रदेशाध्यक्ष महबूब आलम नदवी ने पप्पू यादव को स्टेज पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पप्पू यादव ने अपने भाषण के द्वारा लोगों से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। वहीं इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा प्रोग्राम पहला है और इससे पहले और दूसरी जगहों में भी हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि सीमांचल में तकरीबन हर जगह में हम लोग पहुंच चुके हैं, हर ब्लॉक में हम लोग पहुंच चुके हैं, पहुंच के ऐसा काम कर रहे हैं। अब जहां तक ताल्लुक़ है पॉलिटिक्स का, तो ये बात तो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, धोखा के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया है और कभी भी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाया है। इसलिए हम लोग यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकली अवेयर भी करती है और समाज को और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दलित है, आदिवासी, इन लोगों को ये कहती है हमारी तंजीम कि आप भी पॉलिटिक्स में आइए और मजबूत होइए। ये हम संदेश भी देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? किसान इंडिया जो संगठन है क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है उसमें हम लोग किसान के साथ में हैं और किसान को समर्थन दे कर के हैं। इसमें अलग अलग राज्यों में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। और यहाँ भी हम जहाँ भी आज ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें भी हम एक अवेयर कर रहे हैं लोगों को, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें लोगों को किसान का हक क्या है और क्या क्या उसके साथ जुल्म हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। एक बात तो ये है कि किसान के साथ में जो मुद्दा चल रहा है ये बहुत वाइटल है और ये जो आरएसएस की सरकार जिसको हम बीजेपी के नाम से पुकारते हैं, ये लोग पूरा देश को, पूरा मुल्क को बेच डाला है। और किसान आज जो आंदोलन कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीना 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तकरीबन 200 प्लस लोग वहाँ जो शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये जो है किसी के हाथ में सौदा कर दिया है। अब ये वो कानून को वापस नहीं ले रहा है, इनको हर हाल में वापस लेना पड़ेगा और ये आंदोलन जारी है। हम लोग भी इसके साथ में आएंगे और जो भी ये मेरी बात सुन रहा है मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी आंदोलन कीजिए और किसानों का साथ दीजिए। एक बात कि आप जिस जगह पर आए हैं ये इलाका ज़्यादातर शीर्षावादियों का है, मैंने कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शीर्षावादी लोग होते हैं और ये कौम पॉलिटिकली तौर पर मजबूत नहीं है, पढ़ाई के मामले में मजबूत नहीं है, बिजनेस के मामले में मजबूत नहीं है। मतलब आप कह लीजिए कि सबसे पिछड़ी कौम है, तो कोई दो राय नहीं होगी इसमें। तो आप क्या सोच रहे हैं, कुछ क्या होगा इन लोगों के लिए? क्या पहली बात तो ये है कि ये इलाका शेषावादियों का है, वो सही है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक शेषावादी के लिए या कुल्हैया के लिए या दूसरा किसी अन्य एक जात पात के नाम पर, जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, एक बात जात पात के नाम पर तंजीम पहली बात यह है कि काम नहीं करती है। उसमें जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में है, जो भी मजलूम है, जो भी कमजोर हैं, सबों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक एजुकेशनली हम लोग इधर एक वीडीपी खोल करके, एसएसजी खोल करके पूरे सीमांचल में काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है एक पॉलिटिक्स का और एजुकेशन का, तो हमारा काम चल रहा है एजुकेशन के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बाज़ारों में या फिर जो शहर है, सिटीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में देहात में काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें करना? तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसी वजह से तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हज़ारों तादाद में लोग हैं, वो पूरे गांव के लोग हैं। यहाँ से हम लोग ने एक एजुकेशन का मैसेज दिया, सियासत का मैसेज दिया और देश कितनी मुश्किल हालत में है इसके बारे में हम लोगों ने मैसेज दिया। तो मैं ये सोचता हूँ यहाँ से एक उम्मीद की किरण जाग रही है और यहाँ से एक चेंजिंग की एक आशा हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग सभी लोग मिलकर के चेंज करेंगे और मैं सोचता हूँ एक 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर ये पूरा इलाका चेंज होगा और सब लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। हर घर में इंजीनियर होगा, हर घर में डॉक्टर होगा, हर घर में पढ़े लिखे लोग होंगे, पॉलिटिकली सभी लोग अवेयर होंगे। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करने के लिए नहीं दे रहा है ये कुछ लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ के सत्ते में बैठे हुए लोग। हम भी उनके साथ में लड़ेंगे और लड़के हम जो है उनको शिकस्त देंगे, हम जीतेंगे। मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल पर क्या कहना चाहेंगे? सर, पेट्रोल डीजल से पूरा हमला हो चुका है
ऐसा हमला, इस तरह के हमले माँ परेशान है। पप्पू यादव जी ने इशारा किया है। गैस आज की कीमत बढ़ गई, देश का नौजवान परेशान है। उर्वरक की सब्सिडी खत्म कर दी बात गई, को हम सब लोग जानते हैं और जब इंटरनेशनल मार्केट में हम सब लोग जानते हैं पानी के तरह कि आज डीजल बिक रहा हो, देश खतरे में पेट्रोल है, बिक रहा हो, देश का संविधान तो आश्चर्य होगा जनाब और एक कि आप फासीवाद ताकत भारत के 130 करोड़ लोगों पर आप हमला कर चुके हैं। इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। समझ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना यह है कि ये इस राष्ट्रपति फासीवाद ताकत से इसका कहना टैक्स चाहते उठाने हैं की वजह से कि तुमने नमूनों की ताकत नहीं देखी है, आदमी के भीतर तुमने नफरत फिरौन पैदा की ताकत कर नहीं देखी है, भारत के संविधान को तुमने तोड़ने के बाद, नहीं देखी है, लोकतंत्र को मिटा देने तुम के एक बाद, मक्खी हो, पूरा मच्छर हो, समाज तोड़ देने तुमसे के बड़ी बाद बड़ी ताकतें हमें आई और समझ में चली नहीं गई। आता है हमारी हस्ती को मिटाने ऐसी की कोशिश परिस्थिति करती है रही कि हर मुद्दा उसके लिए राष्ट्रहित हो जाता है। मतलब मनुष्य को मिटा दो, मनुष्य पर बोझ डाल दो, बिजली पर सब्सिडी समाप्त, पानी की सब्सिडी समाप्त, तुम पानी का उतना ही बोझ, बिजली का उतना ही बोझ, पेट्रोल और डीजल पर किसानों को हमला कर दिए, और हर किसान जिंदगी जीना नहीं जानता, तरीके समाप्त हो गए, और तुम राष्ट्रहित की दुहाई दे रहे हो। माना एक भी भारत के लोग नहीं बचेंगे इनके राज में, और राष्ट्र बचना चाहिए, मनुष्य नहीं बचना चाहिए। लास्ट सवाल ये होगा, रिंकू शर्मा का जब कत्ल हुआ था दिल्ली में, उस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। वही दूसरी तरफ यूपी में 3 दलित लड़कियों को खेत में उनका मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरह से बीजेपी या नेताओं के लिए कोई मायने नहीं रखता। जहाँ जात पात होगा, हिंदू मुसलमान होगा, वो मुद्दा है। जो मुद्दा बेटी की होगी, दलितों का होगा, किचन में माँ का होगा, किसानों का होगा, वो मुद्दा नहीं बचता है। बस जहाँ हिंदू मुसलमान को कलर दिया जाए, जहाँ भारत को तोड़ने की कर दिया जाए, 26 जनवरी को जिस तरीके से आईटीओ गोलंबर पर ला करके किसानों को नफरत पैदा की है, वो सबसे बड़ा बीजेपी से पूछिए ना। बीजेपी के लिए आम आदमी का, गरीबों का, दलितों की बेटियों का बलात्कार, उसका कत्लेआम कोई मीटर नहीं रखता। बता दें कि कार्यक्रम आयोजित करता मतियुर रहमान ने और सभी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। रानीगंज में पप्पू यादव पहुंचकर सरकार को भी खूब घेरा। बहरहाल आपको बता दें कि रानीगंज में पप्पू यादव ने जहां सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार महंगाई बढ़ाते जा रही है, किसानों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं पप्पू यादव ने पूर्णिया के अर्जुन भवन में भी संवाददाताओं को संबोधित किया। क्वेश्चन आउट पर बोले पप्पू यादव कि सरकार क्या सुनिश्चित करेगी, क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि यह एक नई घटना नहीं है, क्वेश्चन आउट होता ही है। सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कई कमियां गिना दी। बिहार की जनता परेशान है और सरकार मस्त है। सीबीआई जांच की मांग भी उन्होंने की। वहीं डीजल के बढ़ते दामों पर वे बोले कि राजधानी में बढ़ते क्राइम की बात भी बिहार सरकार को गिना दी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार पेट्रोल और डीजल को रोकने में नाकाम है। निरंतर वृद्धि, जबकि पेट्रोल और डीजल अन्य राष्ट्रों में यानी अन्य देशों में पानी की तरह है, लेकिन हमारे यहाँ यह महंगाई की चरम सीमा को छू रहा है। आम आदमी की कमर टूट रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। बैंक और सारे पदाधिकारियों से मिलकर क्वेश्चन आउट होता है। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार के बाद दोबारा कभी क्वेश्चन आउट नहीं होगा? जब नीतीश कुमार ने कल कहा कि मैं जांच कराऊंगा, नहीं बख्शूंगा, नीतीश जी सबसे पहला सवाल है, कोई एक बार की घटना नहीं है। सेंटर मैनेज होते हैं, क्वेश्चन आउट होता है, पहले ही तय हो जाता है किस सेंटर के विद्यार्थी को हमें कितने मार्क्स देने हैं और वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज के साथ हमें निकालने हैं। और उसमें देखा गया कि जब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो 1-2 खास सेंटर पर जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही, वहां के बच्चों का नाम एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज्यादा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि सरकार एक तो रोजगार देती नहीं है, सरकार के पास रोजगार है नहीं, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है।
नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के आरक्षण मॉडल पर भारत को, तो नीतीश जी जब इंटायर संस्थाएं निजीकरण हो गई और हो जाएगा तो आप आरक्षण का क्या प्रावधान करेंगे? निजी क्षेत्रों में जो गरीब सोसाइटी और फैमिली के बच्चे हैं, क्या उसके लिए आरक्षण है? अब तो आप यूपीएससी बीपीएससी में भी हमको लगता है कि डायरेक्ट बहाली करने की प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाने की शुरुआत कर दी है। तो जो एग्जामिनेशन में प्रश्न लिखआउट होता है, सेंटर मैनेज होते हैं और कोचिंग माफिया और पदाधिकारियों का नेक्सस सबसे बड़ा है। क्या ये भंवरजाल टूटेगा? क्या ये इंक्वायरी होगी? क्या भविष्य में कभी पुनः इसकी संभावनाएं नहीं बनेगी? चाहे वो सिपाही बहाली हो, भर्ती हो, वो फिक्स्ड है, तय है, लिस्ट आ जाता है। जो प्रतिभावान लड़के हैं, जो प्रतियोगिता में पास करता है, उसको कहीं भी लगभग जगह नहीं प्राप्त होती। पैसे वाले बच्चों को, जिसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, लगभग तय है उस बच्चे को आना। एक तो हम चाहते हैं मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, ये नहीं होगा, इसकी जांच सीबीआई से आप करें या वर्तमान न्यायाधीश से करें। दूसरा, सरकार चारों तरफ से महंगाई से पूरे देश के घरेलू परिस्थितियों को समाप्त करने में लगी हुई है। डीजल जब इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपया, 45 रुपया से 54 रुपया है और उसके पहले 84 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में था, तब भी आपने डबल वसूला। जब आज 45 रुपया से 54 रुपया है, तब भी आप ट्रिपल हमसे आप पैसा वसूल रहे कि कीमत बढ़ा दी आपने। सबसे ज्यादा बोझ कॉमन मैन पर गैस को लेके सब्सिडी आपने लगभग खत्म कर दी। दूसरी तरफ अब आप डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिए, अब लोगों के प्रेशर पर 2 रुपया आप घटा देंगे या 4 रुपया घटा देंगे। आप तो सफल हो गए ना अपनी परीक्षा में। आपको जितना लेना है आप वो लेंगे ही। सवाल घटाने का नहीं है, सवाल है कि जब दुनिया में पेट्रोल डीजल पानी की वैल्यू में है, तो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भारत में क्यों? आम आदमी को, एक तो आप वैसे ही फार्मर्स को बर्बाद कर दिए, वैसे ही हिंदुस्तान की आपने एमएसपी, हिंदुस्तान के लॉ को आपने, कृषि लॉ को खत्म कर दिया। तो सरकार तय कर लेना, आप कृषि का एक बिल्कुल अलग करेंसी आप कर दीजिए। 2 करेंसी भारत में कर दीजिए, एक कृषि करेंसी को ही अलग कर दीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कृषि में, तो आप कृषि करेंसी को अलग कर दीजिए। मेरा आग्रह है आपसे, आप कर सकते हैं। तो एक तो आप कृषक को मार दिए, बर्बाद कर दिए, ये सबसे बड़ा मामला है। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस, आज सब्सिडी लगभग किसानों की समाप्त कर दी आपने कॉमन में। पटना के जो बिहार की राजधानी है, वहाँ सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। वहाँ डेली गेंदवार में आधा दर्जन लोग मारे जाते हैं। 3 लोग परसों भी मारे गए। सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम नालंदा में है। अभी 5 बार मैं गया हूँ। 2 अजय पासवान और रंजय पासवान की मर्डर हो गई। बालू माफिया ने एक गांव में 5 दलितों की मर्डर किया है। एक शाहजी की बच्ची के साथ दबंगों ने गोली बलात्कार करके मार दिया। फिर एक गूंगी महिलाओं के साथ नालंदा में बलात्कार करके 7 आदमी मार दिए।
सबसे ज़्यादा क्राइम नालंदा में बढ़े हैं, उसके बाद पटना में है, सुशासन बाबू का घर है। ये पूर्णिया बिहार का ही हिस्सा है, तो क्या पूर्णिया क्राइम से अछूता होगा? और सिर्फ नीतीश कुमार या सरकार को दोषी मत दीजिए, इस क्राइम के लिए सोसाइटी भी सबसे बड़ी दोषी है। बता दें कि उन्होंने अपराध पर भी खूब सरकार पर ठिकरा फोड़ी और कहा कि अपराध बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और किसानों के खिलाफ कानून लाकर किसानों की भी कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में सब कुछ तो बिक ही रहा है, अब यह देश पूरी तरह किसी के हाथों की कठपुतली सा बन गया है। कुछ ऐसा ही आशय था राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। बहरहाल आपको बता दें कि महंगाई और तमाम मामलों को लेकर पप्पू यादव खूब सरकार पर बरसे। पूर्णिया से कौनैन रजा एवं रानीगंज से अताउर रहमान की खास रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।